गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना शुरू किए थे। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग जाने थे। क्या कोई भी जीव को हम जिंदा कैसे कह सकते हैं, कोई भी जीव जीवित कैसे है उसको हम कैसे कह सकते हैं, उसमें कुछ लक्षण कुछ गुण देख रहे थे। अब इसमें आगे जो पॉइंट आया है उसमें बताया है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, मतलब कुछ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम माने तो वो है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब केमिकल से बने हुए हैं और ये केमिकल जो हैं ये छोटे या बड़े हो सकते हैं। उनके क्लासेस, साइज, फंक्शन सब पर डिपेंड करता है कि वो कैसे होते हैं, और वो जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं दूसरे कुछ अदर बायो मॉलिक्यूल्स में। और ये कन्वर्जन जो है केमिकल रिएक्शन का या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन का, ये सब केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। और हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हमारे शरीर में हमेशा होते रहते, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में होते रहते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। जितने भी पौधे, जानवर या फंगाई या माइक्रोब्स हम लोग देखते हैं सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है। सम मतलब अगर हम माने टोटल केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होती है उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो सकती है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म है, अगर शरीर के बाहर हो रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो वो चाहे जीवित हो या जीवित नहीं हो, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें मेटाबॉलिज्म कराया जाता है, लेकिन उसको कहा नहीं जाएगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है, डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करें तो अगर इसको हम देखें, गुण देखें इसका, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। और कुछ जो होते हैं, इसलिए कहा गया है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो जबकि ऐसा है क्या, ज़्यादातर ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड बात है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर की एबिलिटी सेंस करने का अपने सराउंडिंग्स का या अपने एनवायरनमेंट का, और रिस्पॉन्ड जो उसके प्रति करते हैं, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्ड होता है उनका, ठीक है, वो हो सकता है फिजिकल भी हो, केमिकल भी हो, बायोलॉजिकल भी हो, मतलब भौतिक हो, रासायनिक हो या फिर जैविक हो, ये उनका हो सकता है। और हम लोग जो सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर है उसके थ्रू, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉल्यूटेंट्स है, इन सब को देखकर प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फॉर्म करते हैं प्रोकैरियोट्स से जो है ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। ठीक है, उसी को बनाते हैं प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनाने का काम करते हैं, जिससे कि सेंस कर पाए और रिस्पॉन्स कर पाए एनवायरमेंटल क्यूज़ को। उसके बाद है फोटोपीरियड इफेक्ट जो होता है रिप्रोडक्शन का, ये सीजनल ब्रीडर्स में हम लोग देख सकते हैं, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जिसमें हम उदाहरण ले सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स में, जो कि माइग्रेट करते हैं सिर्फ अपने ब्रीड को बढ़ाने के लिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। और ये क्या, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैंडल करते हैं केमिकल जो उनके बॉडी के अंदर आ रहा है, और ऑर्गेनिजम्स इसलिए जो है वो सचेत होते हैं अपने सराउंडिंग के प्रति। ह्यूमन बीइंग ऐसा एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को हमेशा सचेत रखता है अपने सराउंडिंग के प्रति, मतलब जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण को बदलने की क्षमता रखता है। ये अपने अनुकूल घर बनाता है, उसके अंदर जो है ये सब काम करता है अपने अनुकूल ही। इसलिए कॉन्शियसनेस जो है वो बन जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्फ कॉन्शियसनेस रहता है ह्यूमन बींग्स में। जब बात आती है ह्यूमन बींग्स की, तो जब बात आती है हमारी यानी ह्यूमन बींग्स की, तो ऐसा माना जाता है कि ये ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाता है, क्या हम लोग ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना कि हम लोग लिविंग स्टेट में ह्यूमन बींग्स हैं या नहीं हैं। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को जो कि कोमा में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, हम लोग देखते हैं कि उनको बहुत सारे मशीन लगाए होते हैं उसके हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए उसको। अब पेशेंट जो होता है, अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्रेन डेड है, मतलब दिमागी रूप से मरा हुआ ही है, और पेशेंट के पास कोई भी
सचेतना नहीं है, अपने हिसाब से अपने बारे में उसको कुछ पता नहीं है, क्या हो रहा है उसके साथ कोई पता नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है? तो अगर जब तक वो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आता है तब तक उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? तो ये सोचने का विषय है। और ऊंचे क्लास में, हायर क्लासेस में हम लोग ये जानेंगे क्या लिविंग फेनोमिना जो भी है वो उसका कारण होता है अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। प्रॉपर्टी जो टिश्यू का होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है सारे सेल में, जितने भी सेल हैं उसके अंदर, उसमें वो प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आता है, टिश्यू जो बनता है, टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है उसका कारण है कि इंट्रैक्शन होते हैं अंदर के जितने भी कंस्टिट्यूएंट सेल्स हैं, सेल जिनसे मिलकर वो टिश्यू बना है, उसके कारण जितने भी सेल हैं उनके इंट्रैक्शन के कारण जो है न्यू प्रॉपर्टी डेवलप होती है किसी भी टिश्यू में। उसके बाद सिमिलरली प्रॉपर्टी जो होगा सेलुलर ऑर्गेनेलीज का जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट जो भी है ऑर्गेनेली के उसमें, क्योंकि ये रिजल्ट है कि इंटरेक्शन जितने भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट थे ऑर्गेनेली के, उनके इंटरेक्शन के कारण ही सेलुलर ऑर्गेनेली में कोई नया गुण विकसित हुआ, ठीक है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आए। और क्या है, ये सब इंटरेक्शन जो होते हैं रिजल्ट करते हैं नए प्रॉपर्टी को जो हायर लेवल का होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये फिनोमेना, ये इस टाइप का फिनोमेना जो है वो ट्रू, ऐसा बात सच माना जाता है क्या वो जो वंशानुगत गुण आते हैं उसमें देखने को मिलता है, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हर लेवल पर, मतलब उसमें उलझावपन होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं वो अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, और इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम को में, और कैपेबल होते हैं रिस्पॉन्ड करने में एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति। ठीक है, बायोलॉजी जो स्टोरी है वो लाइफ का है, जो कि पृथ्वी पर हम लोग जीवित हैं या फिर जीवन है उसके बारे में स्टोरी है, कहानी है। बायोलॉजी स्टोरी है इवोल्यूशन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पर, मतलब कैसे कैसे ये विकास किया उसके बारे में कहानी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जो कि लिंक्ड हैं एक दूसरे से, उनका जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल का जो शेयरिंग हुआ था, और लेकिन अलग अलग डिग्री पर शेयरिंग हुआ, किन्हीं को कुछ मिला, किन्हीं को कुछ मिला, किन्हीं को कुछ मिला, उस हिसाब से उसकी कहानी है बायोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम लोग बहुत बड़ी वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब देखते हैं पॉटेड प्लांट्स देख सकते हैं हम लोग, जो गमले में लगे हुए प्लांट हैं, इंसेक्ट देख सकते हैं, बर्ड देखते हैं, हमारे पेट देखते हैं, या दूसरे और एनिमल और प्लांट को देखते हैं। तो ये सब जो है बहुत तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो हमारे चारों ओर हैं उनको हम नहीं देख पाते, लेकिन बहुत हैं जिनको हम देखते हैं। अगर हम लोग इंक्रीज करें एरिया अपने ऑब्जर्वेशंस का, जिसमें हम बढ़ा सके अपने ऑब्जर्वेशन को, तो रेंज और वेराइटी जो ऑर्गेनिज्म का हम लोग जो अपने चारों साइड देखते हैं उसका, वो भी, उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग विजिट करें डेंस फॉरेस्ट में तो हम लोग प्रोबेबली बहुत ज़्यादा नंबर में देखेंगे काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात अगर की जाए तो बहुत तरह के जीव जंतु हमको देखने को मिलेंगे, और विभिन्न प्रकार के प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म हम लोग वहाँ देख सकते हैं। रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, यानी जाति को। नंबर जो है स्पीसीज का वो जाना जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है। रेंज उसका कहा गया है कि जितने भी जाति हैं, जितने तरह के पेड़ पौधे के या फिर जानवर के जाति कहा जाए, गाय है तो पूरी गाय जाति का बोध होता है। ऐसे में 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक उनका प्रकार है। ठीक है, उसके बाद ये रेफ़र करता है बायोडाइवर्सिटी को और नंबर को, जो कि टाइप होता है ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंट हैं अभी अर्थ पर। तो हम लोग को याद रखना चाहिए क्या, जो भी एक्सप्लोर करते हैं हम नया एरिया, और इवन ओल्ड वन भी, पुराने को भी, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है कंटिन्यू वहाँ आइडेंटिफाई होते रहते हैं। तो जब हम लोग शुरू किए थे इसको, तो वहाँ करोड़ों पौधे थे, जानवर थे वर्ल्ड में शुरुआत से ही। तो हम लोग जानते थे प्लांट और एनिमल जो है वो अपने एरिया में अपने नाम से, लोकल नाम से जाना जाता है।
ये लोकल नाम जो है वो अलग अलग जगह जगह के अनुसार बदलता रहता है। इवन कंट्री में भी आप देख सकते हैं एक ही पौधे के अलग अलग नाम आपको एक ही देश में देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, और प्रोबेबली हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें कन्फ्यूजन जो होता है। और उसके बाद होता है क्या, हम लोग उसका तरीका ढूंढते हैं बात करने का, क्या आखिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में, जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसके बारे में लोग कंफ्यूज ना हो, सब एक ही नाम से उसको जान सकें। इसलिए तब नीड होता है वहाँ स्टैंडर्डाइज करना नाम को लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है सेम नेम से चारों तरफ वर्ल्ड में। तो ये प्रोसेस जो है कहलाता है नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग जो होता है वो सिर्फ पॉसिबल होता है जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं करेक्टली, सही से उसके बारे में बताया जा सके। और जब हम लोग ऐसा जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम क्या है और क्या चीज़ से अटैच्ड है, वो जुड़ा हुआ किससे है, ये होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब इस टाइप का जानवर था, इस टाइप के पेड़ पौधे थे, इस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान का तरीका है। अगर फैसिलिटेट किया जाए स्टडी को तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए थे प्रोसीजर्स, ताकि उसको साइंटिफिक नेम दिया जा सके। किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को, जो जाना पहचाना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसको साइंटिफिक नाम दिया जा सके। उसका एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक नियम है, उसके अनुसार होता है। ये एक्सेप्टेबल होता है, सब बायोलॉजिस्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड में सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम रखा गया है और जो उसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर खरा उतरा उसका नाम वैसे वैसे रखाया गया है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, यानी ICBN के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं या जान सकते हैं, या क्या जो भी जानवर है उनका नाम कैसे रखा गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जानवर का नाम कैसे रखा गया। तो एनिमल टेक्सोनोमिस्ट्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, जो कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, जो कि ICZN कहलाता है इसमें। और साइंटिफिक नेम जो होता है वो इंश्योर करता है, मतलब बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सिर्फ एक ही नाम है। साइंटिफिक नेम यही बताता है कि इसके पास सिर्फ एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन जो उसका होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो आदमी को जानने में मदद करता है। उसके बारे में फिर अगर डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे कि ऐसा दिखता है, ऐसे रंग का होता है, तो उससे हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्ट में वर्ल्ड में है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है, तो उसके बारे में सब लोग सेम नाम ही बताएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन से उसका जान जाएंगे कि ये इसको लोकल में क्या कहा जाता है, वो जान जाएंगे तब। ठीक है। और इंश्योर करते हैं कि इस टाइप का नाम जो है वो दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसके बारे में हम जानते हैं उस ऑर्गेनिज्म में फिर वो दूसरे बार नाम को यूज नहीं किया जाए। बायोलॉजिस्ट जो भी हैं वो फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को, जो कि प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक नेम जाने पहचाने ऑर्गेनिजम्स के लिए। जितने भी जाने पहचाने जीव हैं उनके लिए यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको पास किया जाता है बायोलॉजिस्ट के द्वारा, उस सब को फॉलो करते हैं, उसके बाद उसका नाम रखते हैं जो कि जान सके सबको। जो भी नाम है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नाम होता है, एक स्पेसिफिक इफिट होता है। तो जो सिस्टम है प्रोवाइड करने का नाम, उसमें दो कंपोनेंट आता है, उसको कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल, बायो का मतलब दो होता है। नेमिंग सिस्टम जो होता है वो दिया गया था कार्लोस लिनस के द्वारा, और ये प्रैक्टिस किया जाता है बायोलॉजिस्ट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आज भी। और ये नेमिंग सिस्टम जो है ये यूज करता है दो वर्ड फॉर्मेट को, और इसको हम लोग कन्वीनियंट भी मानते हैं। तो इसके बारे में अब एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मैंगो का अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझने सीखने का प्रयास करते हैं कि साइंटिफिक नेम कैसे बेटर बनाता है उसको। साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का वो लिखा जाता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। तो अब इसके बारे में बायनोमियल नेम इसका जानते हैं क्या। ये नेम जो है मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस, वाइल इंडिका जो है, जबकि इंडिका जो है ये पर्टिकुलर स्पीसीज को बताता है। इसके अलावा दूसरे यूनिवर्सल रूल भी हैं नोमेनक्लेचर के, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं कि बायोलॉजिकल नेम जो है जनरली लैटिन में रखा जाता है और लिखा जाता है इटैलिक्स में,
और ये जो है लैटिनाइज्ड किया जाता है या फिर ड्राइव किया गया था लैटिन से, उसके ओरिजिन से उसको लैटिन में क्या किया था, लैटिन से, यानी उसका ओरिजिन जो था लैटिन था, उससे डिराइव किया गया है, फिर नाम उसका लिया गया है। पहला वर्ड जो होता है ये बायोलॉजिकल नेम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को यानी उसके जीन को, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो डिनोट करता है उसके स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, क्या वो किस स्पीसीज से आता है, किस प्रजाति से आता है, उसको बताता है। दोनों जो वर्ड हैं चाहे वो बायोलॉजिकल नेम हो, जब इसको हैंड रिटन किया जाता है तो सेपरेटली अंडरलाइंड करके लिखा जाता है और प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, तो इंडिकेट किया जा सके कि उसका लैटिन ओरिजिन है वो। ठीक है, आप देखे होंगे इटैलिक्स में लिखा रहता है वो। यहाँ भी अभी देखिए जैसे ये मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका जो लिखा हुआ है, तो इसमें इटैलिक्स में लिखा गया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है उसको। तो पहला वर्ड जो होता है डिनोट करता है जीनस को, हम लोग जानते हैं, और स्टार्ट करता है, इसको स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है उसको स्टार्ट किया जाता है स्मॉल लेटर से। तो इसको इलिस्ट्रेटेड जो किया जाएगा एग्जांपल को, मैंगीफेरा इंडिका को नीचे कुछ बताया गया है, फिर उस एग्जांपल को इलिस्ट्रेट किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग कल जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।